हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आप सबका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। तो पहला न्यूज है, बाइडेन ड्रॉप्स आउट ऑफ रेस, एंडोर्सेस कमला हैरिस। तो हमें पता है कि जल्दी ही नवंबर 2024 में यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें कि रिपब्लिक्स और डेमोक्रेट्स दो कंटेंडर्स हैं, जिसमें कि अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। बट अब जो बाइडेन ने इस रेस से अपने आप को बाहर कर लिया, मतलब उन्होंने फॉर्मली क्विट कर दिया है कि अब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अपनी जगह पे उन्होंने जो है वो कमला हैरिस को नॉमिनेट किया है। और आपको पता होगा कि कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट यूएस की, और वो एक इंडियन ओरिजिन सिटीजन भी है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ड्रॉप आउट ऑफ द 2024 रेस ऑफ द व्हाइट हाउस, एंडिंग हिज bid for re-election following a disastrous debate with Donald Trump that raised doubts about his fitness for office under 4 months before the election. Mr. Biden said he was endorsing Vice President Kamala Harris as the Democratic nominee for the 2024 elections. और ये जो डिसीजन है, ये एक डिबेट हुआ 27 जून को, एक डिबेट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, जिसके बाद जो बाइडेन जो थे उन्हें उनसे जो सवाल पूछे गए वो उसका जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद ये चीज लोगों ने मान ली कि जो बाइडेन जो है वो मेंटली उतने स्टेबल नहीं है प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट को हैंडल करने के लिए। तो मिस्टर बाइडेन प्लान्स टू सर्व आउट द रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म इन ऑफिस व्हिच एंड्स ऑन जनवरी 2025, और ये जो डिसीजन है marks a swift and stunning end to Mr. Biden's 52 years in electoral politics, as donors, lawmakers, and even aides expressed to him their doubts that he could convince voters that he could possibly handle the job for another 4 years। कि पहले से भी लोगों को लग ही रहा था कि ये आगे के और 4 साल जो है वो हैंडल कर पाएंगे या नहीं, इस बारे में लोगों को जो है वो डाउट था। और ये काफी, इनकी एज भी जो है वो काफी ज्यादा हो गई थी, इस वजह से लोग चाह भी रहे थे कि ये जितनी जल्दी हो सके वो क्विट कर दें, बट ऐसे जबरदस्ती उनको क्विट नहीं करवाया जा सकता था। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्विट करेंगे। दूसरा न्यूज है हमारा, केरला इम्पोजेस कंटेनमेंट मेजर्स एज 14-year-old बॉय डाइज ऑफ नीपा इन्फेक्शन। तो नीपा वायरस एक बार फिर से न्यूज में है। केरला में एक 14 साल के बच्चे को जो है वो नीपा वायरस इन्फेक्शन हो गया है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि नीपा वायरस जो है वो क्या है। तो इट इज अ जूनोटिक इलनेस दैट इज ट्रांसमिटेड वाया एनिमल्स टू ह्यूमंस, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हो जाएगा एनिमल्स टू ह्यूमंस। और जो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है, नीपा वायरस एंसेफेलाइटिस, इज एन आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस of the family Paramyxoviridae, genus Henipavirus, and is closely related to Hendra virus। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक आरएनए वायरस है, और आपको जा करके आज रिवाइज करना होगा कि आरएनए वायरस एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि यहाँ अगर हमने उसको एक्सप्लेन किया तो आपका पूरा जो सेशन है वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो इट वॉज फर्स्ट ब्रोक आउट इन मलेशिया एंड सिंगापुर इन 1998 एंड 1999, यानी सबसे पहली बार 1998 में मलेशिया में इसका केस जो है वो सुनने को मिला था, और सबसे पहले ये डोमेस्टिक पिग्स में देखने को मिला था, और हैज बीन फाउंड अमंग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग डॉग्स, गोट्स, कैट्स, हॉर्सेस एंड शीप। और ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस से ट्रांसमिट होता है, who are the natural reservoir hosts of the Nipah and the Hendra viruses। यानी फ्लाइंग फॉक्स जो होते हैं या फ्रूट बैट्स वो इसको ट्रांसमिट करते हैं। और ये जो है वो बैट के यूरिन में, बैट यानी कि चमगादड़, जो फ्लाइंग फॉक्स या फ्रूट बैट जिस चमगादड़ को कहा जाता है, उसके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, एंड पोटेंशियली बैट फीसेस, जो उनका फीसेस होता है, उसके सलाइवा और बर्थिंग फ्लूइड्स में। सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे, तो एंसेफेलाइटिक सिंड्रोम मार्क्ड बाय फीवर, हेडेक, ड्राउजीनेस, डिसओरिएंटेशन, मेंटल कंफ्यूजन, कोमा एंड पोटेंशियली
डेथ, और इसकी कोई ट्रीटमेंट जो है एज सच कोई मतलब पर्टिकुलर एज सच कोई मेडिसिन नहीं है या कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है जो इसमें फॉलो किया जाता है। नॉर्मल वायरल्स को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही अगर किस्मत अच्छी रही तो यहाँ पर इलाज संभव है, वरना जो है अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। थर्ड न्यूज है, नीतीश रिपीटेडली रेज्ड बागमती रिवर फ्लडिंग कंसर्न्स विद नेपाल एक्स पीएम। तो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी ने अभी कहा है कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने रिपीटेडली पिछले कुछ सालों में जो नेपाल के पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है कि अभी नेपाल में जो है वो रेजिम चेंज हुआ है और एक बार फिर से केपी शर्मा ओली जो है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पुष्प कमल प्रचंड को हरा करके। तो नीतीश कुमार ने जो बागमती रिवर है उसके फ्लड, उसमें जो हर साल फ्लड आ जाता है उसको लेकर के कंसर्न्स जो है वो जताए थे और उस पर काम करने के बारे में बात भी इनसे करी थी। तो द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज रिपीटेडली रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द एनुअल फ्लडिंग ऑफ बागमती रिवर with multiple leaders from Nepal, including former Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda. The Bagmati, which is currently in spate, is one of the major cross-border rivers that flows through the plains of Bihar, carrying a large amount of water from the upper reaches of the Himalayas in नेपाल। यानी इंडो नेपाल रिलेशंस में अगर हम बात करें तो जो कॉमन एक रिवर है हमारा वो है बागमती रिवर। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बागमती रिवर और इसकी ज्योग्राफी के बारे में। तो ये जो है वो बागद्वार एरिया में ओरिजिनेट करता है जो कि शिवपुरी हिल्स में लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ काठमांडू वैली जो कि सेंट्रल नेपाल में है। और कितने हाइट पर लोकेटेड है तो 2690 मीटर्स अबव द सी लेवल पे ये जो काठमांडू वैली है या शिवपुरी हिल्स है वो लोकेटेड है, जहां से हमारा बागमती रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है। और इसका भी नाम क्या है तो बाग द्वार। तो ये आपसे एग्जाम में पोटेंशियल एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है कि बागमती रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है। खास करके जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो बिहार के क्षेत्र से गुजरती है। तो इट इज फेड बाय स्प्रिंग्स एंड मॉनसून रेनफॉल एंड अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज एज इट फ्लोज डाउन टू द काठमांडू वैली फ्लोर एंड पासेस थ्रू द वैली एट चोवार। इट फ्लोज southward through the Shivalik range, the southernmost range of the Himalayas। यानी शिवालिक से भी होते हुए गुजरती है बागमती रिवर। अब it continues across the plains of Tarai into Bihar and then flows southeastward to enter the Budhi or the Old Gandak River आफ्टर अ कोर्स ऑफ 225 माइल्स या 360 किलोमीटर्स। यानी एक समय के बाद 360 किलोमीटर्स के बाद ये बूढ़ी गंडक को ज्वाइन कर लेती है और ये 3 डिस्टिंक्ट लैटिट्यूडिनल फिजियोग्राफिक जोन से गुजरती है, माउंटेन्स, शिवालिक्स और तराई ऑफ द नेपाल हिमालयाज। तो अब अगर हम बागमती रिवर देखें तो ये बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है तो दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और जाकर के कमला नदी से मिल जाती है समस्तीपुर में। और इसके जो बैंक्स हैं, जो बागमती रिवर के बैंक्स हैं, उसमें 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो है वो लोकेटेड है। सबसे पहला है टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ जो कि लोकेटेड है काठमांडू में एंड इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ हिंदुइज्म। और दूसरा है गोकर्णेश्वर टेम्पल जो कि दोबारा से काठमांडू वैली में लोकेटेड है। यानी इंडिया में तो नहीं बट नेपाल में इसके बैंक्स पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स लोकेटेड है। यहाँ पे आप मैप जो है वो देख सकते हैं बागमती रिवर का। तो ये है बागमती रिवर जो यहाँ से ओरिजिनेट करती है बागद्वार एरिया से और उसके बाद यहाँ शिवहर, सीतामढ़ी से होते हुए मुजफ्फरपुर, दरभंगा और यहाँ पर समस्तीपुर में जाकर के ये कमला नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो बागमती रिवर है वो कहां से कैसे गुजरती है। इसके अलावा बूढ़ी गंडक है, उसके महानंदा है, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घग्गर, ये नदियां हैं जो बिहार के नॉर्थ से गुजरती हैं। अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर। तो पहला एडिटोरियल है फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। तो कल या पिछले दिन के न्यूज़पेपर में भी हमने देखा, अगर आपने न्यूज एनालिसिस देखा होगा, जो वीडियो नहीं, अगर आपने पीडीएफ पढ़ा होगा
तो आपको आइडिया होगा कि उसमें एक आर्टिकल था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इंडिया में डिबेट चल रहा है। तो इस बात में कोई दो राय तो नहीं है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसका एक रीजन ये भी है कि पॉपुलेशन हमारी जो है वो इन द रिसेंट टाइम्स बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उस कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो कम है। तो यहाँ पर अब इंडिया में जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना है तो फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अ लिटिल मोर देन 2% इन 2000 एंड 2012 टू 5.8% इन 2019, और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है 4.1% इन 2022, बट टाइम रिलेटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट रिमेन्ड हाई एट 7.5%। तो अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो वो 61.6% से, जो कि 2000 में था, उससे घट करके 2018 में 49.8% हो गया, और उसके बाद फिर रिकवर हुआ 2022 में 55.2%। लेकिन जो 2000 में था उस वहां तक हम अब भी नहीं पहुंच पाए। और वहीं अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो steep decline from 26.4% in 2018 to 23.3% in 2019 and 22.3% in 2022। तो ये कुछ डेटा है जो कि कह रहा है कि इंडिया में जो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है हमारे लेबर फोर्स में वो जो है वो धीरे धीरे करके घटती जा रही है। तो अगर हम इस जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो द करंट इंक्रीजिंग ट्रेंड इन फीमेल LFPR, especially a 12% rise in rural India during 2018 to 22, shows an untapped opportunity in employment generation। यानी कि एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, यानी एक ऐसा तबका है हमारे समाज का जिसको कि हम एड्रेस नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो इन 2022 9.3% of the males and 36.5% of the females were employed as unpaid family workers। तो अगर हम बात करें कि अगर फीमेल्स के एम्प्लॉयमेंट को हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस टू मार्केट। तो इम्प्रूविंग विमेन्स एक्सेस टू मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स लाइक बांधनी, एम्ब्रॉयडरी एंड फॉल बीडिंग आर कैन प्रोवाइड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। कितने लोगों को आपने देखा होगा गाँव वाँव में खास करके कि आपस में लोग जो हैं वो फॉल पिको वगैरह करने के लिए, ब्लाउज वगैरह सिलवाने के लिए, जो लेडीज होती हैं वो आपस में अपना जुगाड़ कर लेती हैं कि इसके घर में ये काम हो जाएगा, उनके घर में ये काम हो जाएगा, तो चलो ये चीज कर लेते हैं। तो इस चीज को अगर हम मार्केट से लिंक कर दें कि मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं वो इन औरतों के पास जाने लगे, तो इनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। 30% ऑफ द वुमेन आर स्टक टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ड्यू टू लैक ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। और यही रोल आता है कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड फेडरेशंस का, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो women self help groups and federations can support women's income and welfare by providing access to markets and financial support. Example, the Kachchi Mahila Vikas Sangathan KMVS is an example of successful organization aiding women in rural एरियाज। तो क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ 10-15 या उससे ज्यादा लेडीज जो है वो इकट्ठा होती हैं, वो फंड्स इकट्ठा करती हैं और उसके बाद उन फंड्स को यूज करके वो क्या करती हैं कि जो भी काम होता है, जैसे लोन देना हो गया या कोई अपना बिजनेस सेट करना हो गया, उस तरीके की चीजें वो लोग करती हैं और उसका जो शेयर होता है वो इक्वली सब में डिवाइडेड होता है। तो ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल occupations. Traditional occupations are often seen as extensions to household work, while non-traditional occupations like farming or business development offer better returns and empowerment. जैसे एक्सटेंशंस ऑफ हाउस होल्ड वर्क, मतलब जैसे सिलाई कढ़ाई हो गया तो ये हाउस होल्ड वर्क में ही आ गया, या खाना बनाना हो गया तो ये भी हाउस होल्ड वर्क में ही आ गया। बट अगर कोई फीमेल जो है, फीमेल्स की अगर हम बात करें तो अगर कोई फीमेल जो है वो खेती करने जा रही है या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो दैट इज नॉन ट्रेडिशनल वर्क। ठीक है, तो जरूरत है कि हम नॉन ट्रेडिशनल वर्क में आपके जो फीमेल्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करें और एक बेटर वर्क एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करें। तो वर्क एनवायरनमेंट्स मस्ट बी जेंडर सेंसिटिव,
and provide necessary facilities like childcare and safe toilets to support women's employment. The Lokpati Didis initiative in West Bengal is highlighted as an effective model providing skills and income opportunities to the women. तो बेसिकली यही है कि हमें फीमेल्स की जो पार्टिसिपेशन है वो लेबर फोर्स में इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम डिक्रीज कर सकें। और वो भी फीमेल्स की एम्प्लॉयमेंट को हम कहाँ हमें इंक्रीज करना है, तो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज जो हैं वहां पे हमें फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को हम इजीली टैकल कर सकें। सेकेंड एडिटोरियल जो है वो है रीजनेबल अकोमोडेशंस एंड डिसेबिलिटी राइट्स। तो यहाँ बात हो रही है जो डिसेबल्ड पीपल हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं या जिनको हम दिव्यांग जन बोलते हैं, उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में इस आर्टिकल में बात हो रही है। So the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 mandates adjustments to ensure persons with disabilities can exercise their rights equally. And this can include physical adjustments like ramps, assistive technologies or modifications in job requirements and policies. लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशंस में आप देखिए कि ये जो राइट्स का एक्ट है, पर्सन्स विद राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं कि स्कूल्स में रैम्प्स बनाना होगा, पब्लिक प्लेसेस पे रैम्प्स बनाना होगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना होगा। बट इंडियन इंस्टीट्यूशंस में लैक ऑफ इनिशिएटिव है इस चीज को लेकर के। तो institutions often resist implementing RAs due to perceived financial burdens and efficiency concerns. The Convention on Rights of Persons with Disabilities provide guidelines to determine if an RA constitutes an undue burden. तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हमें जो है वो ये देखना है कि किसी RA में यानी रीजनेबल अकोमोडेशन में कहीं कोई अनड्यू बर्डन तो नहीं है, तो उसके लिए हमें कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके क्योंकि कुछ इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीकेशंस है कि अगर आप इन लोगों को जो डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको अगर हम रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसके कुछ सोसाइटल इम्प्लीकेशंस होंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस फ्रीक्वेंटली यूज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस to avoid providing reasonable accommodation, which can perpetuate disadvantage and stigma against the persons with disabilities. Compliance with reasonable requirements should be viewed from a welfare-based approach rather than purely economic terms. कि हर चीज जो होती है वो पैसों के लिए नहीं होती है, कुछ चीजें आपको समाज के सुधार के लिए भी करनी होगी, वेलफेयर के लिए भी करनी होगी। तो ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर इकोनॉमिकली आपको उससे उतना गेन ना मिले, बट सोशली अगर देखा जाए तो इट कैन हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट। The state has an obligation to ensure institutions are accessible to PWDs by creating policies and ecosystems that promote inclusion. Sensitizing institutions about the cost effectiveness of many RAs and providing financial incentives can help in their implementation. तो यहाँ पर 3 स्टेप मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया है। सबसे पहला सेंसिटाइजेशन, कि लोगों को बताना होगा, उनको सेंसिटाइज करना होगा, एजुकेट करना होगा, अवेयर करना होगा अबाउट द राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। दूसरा, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करनी होंगी ताकि ये जो रीजनेबल अकोमोडेशंस हैं इनको वो इम्प्लीमेंट कर सके। और तीसरा, कॉस्ट शेयर करना पड़ेगा कि इन केस अगर ये जो रीजनेबल अकोमोडेशंस हैं इनको प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो उस कॉस्ट को गवर्नमेंट को भी शेयर करना पड़ेगा, स्टेट को भी शेयर करना पड़ेगा, ताकि अनड्यू बर्डन जो है वो किसी पर ना आए। एग्जाम्पल, द नेशनल फंड फॉर PWDs क्रिएटेड अंडर सेक्शन 86 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RAs, सो दैट हम एक वेलफेयर अप्रोच को फॉलो कर सके। वेलफेयर अप्रोच यानी कि जो कि दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता हो, ना कि हर चीज को हम एक बिजनेस अप्रोच से देखें, ताकि हम एक बेटर और इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट कर सकें। सेकंड, जो थर्ड एडिटोरियल है, आप इसका हेडिंग को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर है शॉक प्रूफ स्टेट। तो अभी आपको पता होगा, बहुत अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, न्यूज को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि 2 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्लोबल आउटेज हुआ था जिसमें कि ब्लू स्क्रीन डेथ का
वो उस फिनोमेना को नाम दिया गया जिसमें सडनली एक एरर का मैसेज आया कि योर पीसी हैज रन आउट ऑफ नेटवर्क और समथिंग इस तरीके से लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ग्लोबली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स जो है वो बंद हो गए थे। So the blackout on July 19 served as a stark reminder of the world's reliance on interconnected digital systems. A single software glitch caused widespread disruption among multiple sectors including supermarkets, banks, hospitals and airports. कितने ऐसे एयरपोर्ट्स थे जिसमें कि एक बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी फोटो कि जो पैसेंजर था उसको हैंड रिटन बोर्डिंग पास जो है वो दिया गया था क्योंकि सिस्टम्स जो है वो काम नहीं कर रहे थे। कितने सारे फ्लाइट्स एयरपोर्ट्स पे जो टाइम बताने के लिए जो व्हाइट बोर्ड का उन्होंने यूज किया, वैसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ देखने को मिली। तो दिस इंसिडेंट अंडरस्कोर्स द नेसेसिटी ऑफ resilient digital infrastructure to prevent such widespread chaos in the future। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बात हो रही है कि हमें एक शॉक प्रूफ स्टेट बनाने की जरूरत है। एक शॉक प्रूफ स्टेट यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं विंडोज, वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कंप्लीटली हम अगर विंडोज पे रिलाइड रहेंगे या किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात कर लें तो कंप्लीटली अगर उस पे हम निर्भर रहेंगे तो आज नहीं तो कल ऐसा दिन हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर एक सिस्टम फेल हुआ या एक कोई प्रॉब्लम हुई तो इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत है। So while technological progress brings numerous benefits, it also entails the responsibility to implement robust fail-safes and इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। कि भले ही आप टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं बट साथ ही साथ आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना जरूरी है कि अगर टेक्नोलॉजी फेल होती है तो उसको वैसे इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। तो नेटवर्क इंटरकनेक्शन की अगर हम बात करें तो द फोकस कुड शिफ्ट from individual process failures to the broader network interconnection that enable technology to function efficiently. Implementing redundancies, alternative systems that can take over in case of failure is essential to maintaining the reliability of the critical services। यानी कि भले ही हम एक ही सिस्टम पे रिलाई करते हैं बट उसका ऑल्टरनेटिव भी हमें डेवलप करने की जरूरत है। अब यहाँ तो जो भी प्रॉब्लम थी वो कुछ घंटों के बाद रिजॉल्व हो गई, लेकिन अगर कभी इन फ्यूचर जो है वो ऐसी प्रॉब्लम आई जो कि बहुत दिनों तक रिजॉल्व ना हो पाए तो क्या एयरपोर्ट्स, सुपरमार्केट्स या फिर जो आईटी कंपनीज हैं, क्या तब तक वो लोग उनका काम जो है वो ठप पड़ जाएगा। तो India's ambitious Digital India initiative aims to integrate technology into various aspects of governance and public services. However, this push must consider the broader implications of software solutions, including digital privacy and data sovereignty. As India becomes increasingly digitalized, ensuring that these systems are secure and resilient is paramount। कि इंडिया का जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है वो इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने पे फोकस करता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना होगा कि हम जो सिस्टम्स यूज कर रहे हैं वो हमारे खुद के हैं, ताकि हमारी जो प्रिवेसी है, सॉवरेंटी है, वो मेंटेन रहे। प्लस हम किसी भी कंट्री पे, किसी भी ग्रुप पे जो है वो ओवर रिलायंट ना हो, ताकि हमारा जो सिस्टम्स हैं वो सिक्योर रहें। क्योंकि अल्टीमेटली जो है इंपॉर्टेंट वही है कि हमारे जो सिस्टम्स, हमारा डेटा हमारे पास सिक्योर रहे। The public distrust in EVMs can be mitigated with open source software and integrity testing. The July 19 outage offers an opportunity to improve software in public sector institutions and incorporate redundancies। और यहाँ पर बात हो रही है कि हमें सिंगल वेंडर पॉलिसीज को से बाहर निकलने की जरूरत है। कि आज हमारे पास अगर हम लैपटॉप या सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो मोनोपोली यहाँ पे किसकी है? तो माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक सिंगल वेंडर है और इस सिंगल वेंडर पे जो हमारी डिपेंडेंस है अगर ऐसी ही चलती रही तो ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस जो है वो फ्यूचर में क्रिएट कर सकती है। तो मूविंग अवे फ्रॉम सिंगल वेंडर पॉलिसीज एंड इनकॉर्पोरेटिंग रिडंडेंसीज can help maintain essential services during the network outages. Ensuring the digital infrastructure is resilient protects links between the institutions and the informal economies। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट जो आज का एडिटोरियल है, जो कि है द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ क्वाड एंड ब्रिक्स। तो आपको पता होगा दो ग्रुप्स हैं, क्वाड और ब्रिक्स। क्वाड में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो शामिल है, और ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और दोनों ही इंडिया की कॉमन ग्रुप्स हैं, दोनों ही इंडिया के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोनों में अब एक ग्रुप में देखिए रशिया और चाइना है, तो दूसरी तरफ यूएस है। तो दोनों यानी कि पैरेलल ग्रुप्स जो है वो नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So the meeting of Quad foreign ministers comes amid a paralyzed UNSC, violations of international law in Ukraine and Gaza, and rising influence of an axis comprising Russia, China, North Korea, and Iran. The US seeks credible partners, including India, for its security architecture in the Indo-Pacific. और ASEAN countries face increasing vulnerability with the South China Sea as a फ्लैश पॉइंट। तो इंडिया का जो है वो यहाँ पर डुअल एंगेजमेंट है, बहुत सारी चीजें जो है वो ग्लोबली चल रही है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल का जो हमास के साथ है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्लस रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो इस बीच में इंडिया जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में खड़ा है, एक तरफ क्वाड के साथ और दूसरी तरफ यूएस के साथ, सॉरी ब्रिक्स के साथ। तो क्वाड की अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे जो इनहैंस्ड रिलेशंस हैं क्वाड पार्टनर्स से, जैसे कि यूएस, उससे हमें जो है वो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलता है। दूसरा, ये जो क्वाड है वो इस बात के लिए एम करता है कि सिक्योरिटी और टेक्नो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो है उसको रीडेवलप किया जा सके, प्लस सप्लाई चेन रीओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। की जो क्वाड है वो सिर्फ मिलिट्री या हम डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई चेन रीओरिएंटेशन की बात हो रही है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट हो गया है, तो उसको हमें मिनिमाइज करने में क्वाड की जो है हेल्प है वो लगेगी। और यही बात होती है एक और ग्रुप की, जो कि है ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो ऑकस जो है वो फोकस करता है मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करने पे, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन्स टू डेटर चाइना। इंडिया इज रिलक्टेंट टू फुल्ली एम्ब्रेस अ प्योरली सिक्योरिटी सेंट्रिक विजन फॉर क्वाड, एम्फसाइजिंग अ ब्रॉडर इंक्लूसिव अप्रोच। हमेशा जब भी पूछा गया है तो इंडिया से कि क्वाड जो है वो क्या है, तो हमने कभी भी इस चीज को नहीं बोला है कि ये एक मिलिट्री ग्रुपिंग है, हमेशा यही बोला है कि एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है, क्योंकि सिर्फ मिलिट्री पे हमारा फोकस नहीं है। तो डिस्पाइट क्लोज रिलेशंस विद रशिया एंड कॉल्स फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू द यूक्रेन वॉर, इंडिया कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन क्वाड. Quad members in European countries are also enhancing bilateral engagements with China, highlighting differing regional compulsions. वहीं अगर हम ब्रिक्स के डायनामिक्स की बात करें तो इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर था, जिसका की एम था ब्रिक्स को लेकर के रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, कि किसी भी एक जो वर्ल्ड है वो किसी एक पावर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कोई एक सुपर पावर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल पावर्स जो है वो यहाँ पर होने चाहिए। तो India's enthusiasm for BRICS fluctuates due to China's attempts to use BRICS to push its world view and counter the West. लेकिन recent times में इंडिया जो है वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन से, ब्रिक्स को और ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाने से थोड़ा हिचकता है, क्योंकि चाइना जो है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इसको यूज कर रहा है। तो ऑल इन ऑल जो ऑथर है वो यही कह रहे हैं कि हमें ब्रिक्स और क्वाड दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही यानी यूएस भी और या वेस्ट भी और प्लस रशिया, चाइना भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर के जो हमारा एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उसको हम मीट कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम क्वाड को कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे तो होगा, या हम ब्रिक्स को कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे तो होगा। दोनों का ही सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।